तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। आशा करता हूं कि आप सबका पेपर अच्छा गया होगा और आप मेंस लिखेंगे, मेंस की तैयारी में जुट गए होंगे। एक बृहद संयोग ही कह सकते हैं कि 5 तारीख को रात्रि में 6 घंटे का जो मैराथन पढ़ाया गया उसमें से 100 सवाल हूबहू आ गए, जिसको लेकर बहुत सारे संस्थान और स्टूडेंट्स की एक मुहिम भी चली है मुझे बदनाम करने के लिए कि इनको मालूम था कि पेपर कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, या इनको कैसे मालूम चल गया था कि शब्द रूप धातु रूप नहीं आएगा, तो क्लास में ये कह दिए थे, तो हूबहू सवाल कैसे आ सकते हैं। बहुत तरह की बातें हुई, तो क्या कह सकते हैं, बातें हैं, बातों का क्या, बातें हाथी क्या, एक मुहावरा है कि बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ, कुछ नहीं कह सकते हैं। सबको प्रणाम, नमस्ते है। पढ़े लिखे लोगों की एक ही पहचान है कि वो शांत रहते हैं, गंभीर रहते हैं, और समय पर जब आप खुद जो है प्रकृति दे देती है, तो जब आप सबका रिजल्ट आएगा, मेंस का रिजल्ट आएगा, तो निश्चित तौर पर आप सब हमारा जो माथा है वो गर्व से ऊंचा करेंगे। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप सेल्फ स्टडी करिए या मेरे माध्यम से जुड़ के तैयारी करिए, लेकिन अगर आप उस क्राइटेरिया में आ जा रहे हैं, यानी 75 वाले भी तैयारी शुरू कर सकते हैं, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट के साथ नहीं कह सकता मैं, लेकिन अगर 80 से प्लस 85 तक आपका है जनरल में, ओबीसी में, तो और या ईडब्ल्यूएस में, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए मेंस की। और बाकी 65 से 70 के बीच में अगर आप बाकी कैटेगरियों में है, जैसे SC ST में है, तो भी आप तैयारी शुरू कर दीजिए। मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। मेंस में कौन कौन सी किताबें खरीदनी होंगी, सिलेबस उसका कैसा है, तो आज उस पर एक बृहद वीडियो मैंने बना दिया है टीचर्स एकेडमी पर, तो वहां जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। वही वीडियो कल सुबह प्रसारित हो जाएगा, तो वहां भी आप देख सकते हैं। आज किस एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से पेपर बनेगा। पहला मॉडल पेपर आपको हम दिखाएंगे कि मॉडल पेपर आएगा कैसे, कैसे लिखना है, और एक सवाल के लेखन पे भी आपको ले चलेंगे कि कैसे हमें लिखना है, किस तरह से अपने सवालों को जवाब देने हैं। ठीक है, तो ये पूरी बात आप जान गए होंगे। चलिए शुरू कर देते हैं। चलिए सबको नमस्कार, स्वागत है साथियों। अभी यूपी टीजीटी पीजीटी का जो बैच है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस और रिवीजन बैच मिल जाएगा, एलटी ग्रेड का मेंस बैच मिल जाएगा, DSSB टीजीटी हिंदी और पेपर 1 का बैच मिल जाएगा, नवोदय विद्यालय केवीएस का प्री और मेंस दोनों का बैच मिल जाएगा पेपर 1 के साथ, बीपीएससी टियर 4 पेपर 1 और हिंदी का बैच मिल जाएगा, EMRS टीजीटी पीजीटी प्री और मेंस दोनों का बैच मिल जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर GDC का बैच मिल जाएगा। तो ये सारे बैचेस आपके लिए यहां पर उपलब्ध हैं। EMRS टीजीटी पीजीटी का, GIC पीजीटी प्री और मेंस का बैच मिल जाएगा, UGC नेट हिंदी और पेपर 1 का बैच मिल जाएगा। ये सभी व्यवस्थाएं आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध है। आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, केवल व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। नंबर है 96 28 95 92 37। ये नंबर है 96 28 95 92 37। इस नंबर पर आप कॉल करेंगे, हमारी टीम आपसे खुद कंसल्ट करेगी। ठीक है, 96 28 95 92 37। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत, और पहला मॉडल पेपर आपको दिखाते हैं। मॉडल पेपर भी आपको दिखा देते हैं मेंस का कि किस तरह से मॉडल पेपर आपके लिए बनेगा और आएगा। देखिए, जो LT मॉडल पेपर है उसे हम देख लेते हैं। जो मॉडल पेपर का साइज होगा लगभग वो कैसा होगा, A4 साइज का आप समझ सकते हैं कि पेपर आपका होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ये आपका पेपर कंडक्ट कराएगा, और इस तरह से आपका पेपर होगा, आप देख सकते हैं। ये उसका इस तरह से पहला पेज आपका होगा। ठीक है, जिसमें मेंस का पेपर जो शुरुआत होगी उसमें आपका सवालों के जवाब देने के लिए उसमें जगह दी रहेगी। सवालों के जवाब देने के लिए उसमें जगह दी रहेगी कि किस सवाल का जवाब कहां से कहां तक आपको देना है। जैसे यूपीपीएससी का LT ग्रेड 2025 मेंस मॉडल पेपर होगा, और इसमें इस तरह से खंड ए रहेगा, तो उसमें 10 लघुत्तरीय प्रश्न 125 शब्दों में आपको लिखने होंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है सबसे पहला सवाल आपका शुरू होगा। कॉपी आपकी कैसी रहेगी, तो कॉपी आपकी ऐसी रहेगी बिल्कुल, यानी इस कॉपी पे अगर आप देखें तो हाशिया खींचा रहेगा, हाशिया रहेगा आपके इस तरीके से। ठीक है, हाशिया खींचा रहेगा। हाशिया ये रहेगा, एक हाशिया तो ये रहेगा दाएं तरफ,
और एक हाशिया आपको मिलेगा बाएं तरफ। ठीक है, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, कुछ अभ्यास अगर आपको करना है या कुछ चीज आप कटिंग कर रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं तो उससे संबंधित चीजें अभ्यास आप इधर कर सकते हैं जो आपके साइड में रहेगा, और इधर आपका प्रश्न संख्या दिया रहेगा और यहां पर आपको उतना ही जगह दी रहेगी कि कितनी जगह दी रहेगी कितने में ही आपको सवाल सॉल्व करना है, उसके बाद आपको जगह इसमें ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब जैसे मान लीजिए इसमें पहला सवाल आपको दिया गया है, सवाल कैसे पूछे जाएंगे वो आपको दिखा देता हूं। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन प्रविधियों की चर्चा करते हुए प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों का उदाहरण प्रस्तुत करें। अब यह सवाल आपसे पूछा जाएगा और यह सवाल आपको 125 शब्दों में देना है और 125 शब्दों के बरक्स यहां पर उतनी जगह आपके लिए छोड़ी रहेगी। ठीक है, जगह ज्यादा ही छोटी रहती है तो आपको इस प्रेशर में नहीं रहना है कि हमें कॉपी भरनी है। अगर आप यूपीपीएससी के पेपर में कॉपी भरने के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका चयन नहीं होगा। मैं फिर से बता दूं, अगर आप कॉपी भरने के चक्कर में पड़ते हैं तो कॉपी आप भर भी नहीं पाएंगे और आपका चयन भी नहीं होगा। आपको सभी सवाल अटेम्प्ट करने के चक्कर में रहना है और सभी सवालों के जवाब देने के चक्कर में रहना है। ठीक है, तब जाके आपका चयन होगा। इसमें एक चीज और हमें ध्यान देने वाली है, एक चीज और हमें समझने वाली है, वो क्या है कि जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए प्रश्न 1 पूछा गया है, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन प्रविधियों की चर्चा करते हुए प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों का उदाहरण प्रस्तुत करें। अब हमें 125 सवाल 125 शब्द में देना है, तो हम ये कर लें कि हम इसको पार्ट में डिवाइड कर लें सवाल को। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन प्रविधि, ये हो गया पार्ट 1। ठीक है, प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। यानी पूरे सवाल को हमने 3 भागों में बांट लिया। अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। पहला जो दूसरा 2 भाग है उसको लगभग 50-50 शब्दों में और दूसरा भाग जो है उसे हम लगभग 25 शब्दों में लिखेंगे। अब ये कैसे आपको मालूम चलेगा कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर अब हम कॉपी में क्या एक एक शब्द गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे, तो इसी के लिए मार्केट में मिलती है कॉपी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी ऑफलाइन भी मिल जाएगी। यूपीपीएससी आपको लिखना है, यूपीपीएससी मेंस कॉपी, MEINS मेंस COPY। अगर आप ये गूगल पे लिखते हैं या जो आपकी शॉपिंग वेबसाइट्स हैं वहां पर लिखते हैं या ऑफलाइन पे कहीं जाके दुकान पे खरीदते हैं तो एक कॉपी आपको मिल जाएगी, तो उसी कॉपी पे ही आपको प्रैक्टिस करना। अब क्या करें, आप रेगुलर यदि आप इस पे लेखन कर रहे हैं तो आपको यह मालूम चल जाएगा कि कितने शब्द आपको एक लाइन में लिखने हैं। आपको यह मालूम चल जाएगा कि भाई एक लाइन में कितने शब्द आते हैं और एक पेज में कितने शब्द आते, तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। तो आपको वहां पर गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो पहली बार कॉपी वहां पर लिखेगा उसको गिनने की आवश्यकता पड़ेगी, और इसके पहले अगर आप इस पे 2 बार 3 बार प्रैक्टिस किए रहेंगे अच्छे से तो आपको यह मालूम रहेगा कि हमारी एक लाइन में कितने शब्द आएंगे, पूरे पेज में हमारे कितने शब्द आएंगे। और यह भी आपको आइडिया लग जाएगा कि 125 शब्द अगर हम लिखते हैं तो एक पेज में लिख पाएंगे कि सवा पेज में लिख पाएंगे, यह आपको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि यह सबके लेखन की जो शैली है, शब्दों का आकार है, कोई छोटा लिखता कोई बड़ा लिखता कोई ज्यादा जगह छोड़ता है, वो आपको मालूम चल जाएगा। तो इस तरीके से 3 पार्ट में हमें क्या करना है, सवाल को डिवाइड कर लेना है और उसके महत्व के आधार पर वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, फिर क्या करना है साथियों कि हमें एक विशेष ध्यान रखना है कि पहले सवाल यानी सवाल जब भी आप शुरू करेंगे उस सवाल का जो लेखन है वो बीचों बीच से शुरू करना है। कहां शुरू करना है, कॉपी के बीचों बीच से, यानी यहां से लेकर यहां तक लिखना है और फिर हमको दूसरी लाइन यहां से यहां तक लिखना है। और जैसे ही पैराग्राफ चेंज करेंगे, जब भी पैराग्राफ चेंज करेंगे तो हमें एक लाइन के बराबर स्पेस देना है, फिर दूसरी लाइन में हमें फिर बीचों बीच से ही लिखना है। यानी पहला पैराग्राफ का जो लाइन है दूसरे पैराग्राफ की जो पहली लाइन है वहीं फिर आधे से ही शुरू होगी, फिर वहां पर जाएगी और फिर यहां दूसरी लाइन यहां से यहां तक आएगी। तो इस प्रकार से हमें कॉपी का लेखन करना होगा। ठीक है, अब जैसे यहां सवाल आया है हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन प्रविधियों की चर्चा करते हुए प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों का उदाहरण प्रस्तुत करें, 125 शब्द में सवाल आपको लिखना है और इसके लिए इस तरह से पर्याप्त तो आपको जगह दी रहेगी उसी कॉपी में और उसी कॉपी में आप ये लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कॉपी में जगह दी रहेगी
दूसरा सवाल क्या पूछा गया है, ये मॉडल पेपर अगर आप चाहें तो आपको हम टेलीग्राम पे निःशुल्क दे सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। इस वीडियो को खत्म होने के बाद टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में हम पेस्ट कर देंगे और यहां से ये जो आप मॉडल पेपर है, पहला मॉडल पेपर हिंदी मेंस का है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप चाहें तो उसको प्रिंट भी करवा के पहली कॉपी लिख के हमें भेज सकते हैं और वो कॉपी हम आपकी निःशुल्क चेक करके भी बता देंगे कि आप किस प्रकार से लिख रहे हैं, आपके लेखन में क्या सुधार होना चाहिए, ये पूरी चीजें हम करवा देंगे और एक दिन पहला मॉडल पेपर जो इसको सॉल्व भी करा देंगे। कबीर न कवि हैं न समाज सुधारक, उनका वास्तविक रूप उनका भक्त रूप है। इस कथन के आलोक में कबीर की भक्ति की विवेचना कीजिए। यह सवाल भी आपके कितने शब्दों में दिया गया है, 125 शब्दों में इसका जवाब देना है और इसके लिए भी कॉपी में आपके जगह ऐसी ही इसमें छूटी रहेगी, जगह इसमें ऐसे रहेगी, उसी में आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 आया है। देखते हैं कि प्रश्न संख्या 3 क्या पूछा है। तो तीसरे में पूछा गया है कि आदिकाल एवं रीतिकाल के दरबारी काव्यों के प्रमुख अंतरों को बताइए। देखिए, आदिकाल में और रीतिकाल में दोनों में दरबारी युग था। आदिकाल में भी आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा होती थी, रीतिकाल में भी आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा होती थी, लेकिन दोनों दरबारी काव्यों में प्रमुख अंतर क्या है, उन अंतरों को आपको बताना है। कितने शब्दों में बताना है, 125 शब्दों में बताना है। इस तरह का सवाल पूछा जाएगा और उसके बाद भी क्या दिया रहेगा, इस तरह से जगह छूटी रहेगी, उसमें जवाब देना है। देखिए, आपको बता दूं कि यह सवाल अगर जो लोग भी मेंस देंगे सभी इसका जवाब लिख देंगे, यानी 100% लोग इसका जवाब दे देंगे, लेकिन सबको नंबर बराबर मिल जाएगा। नंबर कम ज्यादा कहां से मिलेगा, तो कॉपी लिखने में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना है। पहली चीज जो है वो परिभाषाएं हैं। परिभाषा का मतलब आलोचनात्मक कथन। क्या होना चाहिए, आलोचनात्मक कथन। ये अगर आपको मालूम है, अगर ये साथियों आपको आलोचनात्मक कथन मालूम है तो काफी कुछ चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। दूसरी हो जाएंगी काव्य की पंक्तियां, काव्य या गद्य की पंक्तियां, ठीक है, ये हो गया। और तीसरा क्या हो जाए आपका, हेडिंग। आप हेडिंग डाल के लिखेंगे तब भी आपको आसानी रहेगी। हेडिंग, निष्कर्ष, भूमिका। अगर आप सवालों के जवाब हेडिंग डालकर लिखेंगे, निष्कर्ष डाल के लिखेंगे, निष्कर्ष भी आप रखेंगे और भूमिका को भी इसमें रखेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। यानी परिभाषा और आलोचनात्मक कथन, काव्य गद्य की पंक्तियां, ये 2 चीजें, और ये हेडिंग आप डाल के लिखेंगे, निष्कर्ष और भूमिका डाल के लिखेंगे, तो इससे क्या होगा, और आप जो महत्वपूर्ण चीजें उसको आप क्या करेंगे, अंडरलाइन करके लिखेंगे। और एक ग्राफ इसी में एक जोड़ लेंगे, ग्राफ पर आधारित, यानी आप ग्राफ का प्रयोग करेंगे। किसी भी चीज को समझाने के लिए ग्राफ पद्धति का अगर प्रयोग करते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, केवल 3 चीजों को अगर आप बेहतर तरीके से सोच के लिखेंगे, केवल 3 चीजों को ध्यान में रख के अगर आप लिखेंगे तो आप समझिए कि उन लोगों से आप बेहतर नंबर पाएंगे। अब मान लीजिए जैसे मैंने जो सवाल दिया, इस सवाल का उत्तर सब लिख देंगे, लेकिन जिसने कुछ परिभाषा लिखी, परिभाषा में कुछ आलोचनात्मक कथन भी लिख दिए, कुछ काव्य या गद्य की पंक्तियां उदाहरण स्वरूप उन्होंने रख दिया, कुछ हेडिंग, उसको हेडिंग वाइज उन्होंने रख दिया, निष्कर्ष भी अंत में रख दिया, शुरू में भूमिका रख दी, और छोटे मोटे जो चीजें उसको ग्राफ के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। जैसे मान लीजिए आदिकाल और रीतिकाल को क्या करना है, डिफाइन करना है उनके दरबारी काव्यों को, तो आपने ऊपर क्या लिख दिया, दरबारी काव्य लिख दिया। क्या पर लिखा, दरबारी काव्य लिख दिया। और फिर आपने इस तरह से 2 भाग में उसको क्या कर दिया, पार्ट कर दिया। यहां आपने लिख दिया रीतिकाल का दरबारी काव्य, यहां लिख दिया आदिकाल का दरबारी काव्य। तो ये क्या लगेगा, देखने में अच्छा भी लगेगा और एग्जामिनर की जो नजर है पहले नजर में वहां पहुंच जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो एग्जामिनर कॉपी में खोजना चाहता है वो चीज अगर आप उसको तुरंत इजिली दिखा देंगे, या उस सवाल का जो मूल है उसको आप इजिली अगर रिफ्लेक्ट करवा देंगे कॉपी में, बाकी उत्तर आपने गलत भी लिखा होगा तो आपको सबसे ज्यादा नंबर मिलेगा। तो बस यही कॉपी लिखने में चतुराई करनी है कि जो उसका मूल है वो हम पहले दिखा दें, चाहे वो अंडरलाइन करके दिखा दें, चाहे वो ग्राफ बना के दिखा दें, चाहे वो हेडिंग डाल के हम दिखा दें, ये महत्वपूर्ण होना चाहिए। और कॉपी की शुरुआत भूमिका से होनी चाहिए, अंत आपका निष्कर्ष से होना चाहिए, बीच में
और देखिए जिसका अगर हम एक फॉर्मेट बना लें कि हमें क्या क्या चीजें पहले रखनी है, तो यहां पर हम ये साइड में इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। आप देख लीजिए, देखिए कॉपी की अगर हम शुरुआत की बात करें तो हम कॉपी की शुरुआत कहां से करते हैं? कॉपी की हम शुरुआत करेंगे अपनी परिभाषा से, यानी अपनी परिभाषा से, अपनी परिभाषा या शब्दों से, अपनी परिभाषा या शब्दों में हम अपने सवाल के जवाब को शुरू करेंगे लिखना। फिर क्या रखेंगे? इसमें रखेंगे कथन, जो महत्वपूर्ण कथन है जिनसे उस बात की परिपुष्टि होती है। रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, तो अगर उनके हूबहू कथन नहीं याद है तब भी आपको लिखना है कि रामचंद्र शुक्ल इस प्रकार की मान्यता रखते हैं या बच्चन सिंह की इस प्रकार की मान्यता है। अगर हूबहू कथन लिखा आपको मालूम है तो उस कथन को लिखने के बाद आप डबल इन्वर्टेड कामा में उसको रख दीजिए। अगर उनका हूबहू कथन नहीं याद है तो बिना इन्वर्टेड कामा लगाए आप उस बात को लिखिए कि बच्चन सिंह इस तरह से मानते हैं। फिर आपने का कथन लिख दिया, फिर क्या किया आपने? कंटेंट डालना चालू किया, उसकी पुष्टि के लिए आपने लिखना चालू किया और उस कंटेंट के उदाहरण स्वरूप आप यहां क्या लिखेंगे? कुछ पंक्तियां डाल देंगे, कुछ गद्य की पंक्तियां डाल देंगे, कुछ काव्य की पंक्तियां डाल देंगे। ठीक है, अब जैसे आपने लिखा कि भाई पंत जो है वो सुकुमार चेतना के कवि हैं या प्रकृति के चितेरे कवि हैं, तो उसमें आपने इसके उदाहरण स्वरूप क्या डाल दिया? शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक नयन नीरव भूतल सैकत सैया पर दुग्धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। उन्होंने गंगा का वर्णन एक तनवंगी कृषकाय युवती के शरीर से किया है। तो बस हो गया, ये पंक्तियों के माध्यम से परिपुष्टि हो गई। फिर क्या लिखेंगे? अंत में आप क्या करेंगे? उसका निष्कर्ष निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे आप? निष्कर्ष निकाल देंगे। तो ये जो आपकी पूरा क्या हो गया? फॉर्मेटिंग हो गई, यानी अपनी भाषा में आपने परिभाषा लिख दिया, अपने शब्दों में बात को लिखा, फिर कथनों के द्वारा उसका स्पष्टीकरण किया, फिर पंक्तियों के द्वारा और अपने पूरे थॉट्स के द्वारा उसका किया, और अंत में आपने निष्कर्ष निकाल दिया। और इसी को चाहे अब ये जो बाकी हेडिंग कहां डालेंगे? हेडिंग जो है ये जो मेन कंटेंट आएगा आपका कथन के बाद, जिसमें आप पंक्तियां लिखेंगे, उससे में आप 5 बिंदुओं में मान लीजिए रख दिए कि पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं, तो वो प्रकृति में किस प्रकार का वर्णन करते हैं, स्त्रियों का किस प्रकार वर्णन करते हैं, इस प्रकार से 5 आपने हेडिंग डाल दिया। तो हेडिंग वाला पोर्शन आपका बीच में आ गया। तो इस फॉर्मेट पे अगर आपको कॉपी लिखना आ जाए, और 1-2 दिन में नहीं आएगा ये, ठीक है, मुझे भी नहीं आया था, बहुत समय लग जाता, सबको बहुत समय लगता है, एक स्किल है और ये धीरे धीरे डेवलप होगा। ये आज से ही प्रैक्टिस शुरू करेंगे तभी होगा। अब एक चीज आप ध्यान रख लीजिए कि आपको कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए? तो कम से कम आप जो है 2 घंटे पर डे लिखने की प्रैक्टिस आज से शुरू कर दीजिए। 2 घंटे पर डे लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। और कहां से क्या लिखें यह बता देता हूं। आप अपने स्नातक, आपने जब बीए किया था, बीए के सारे हिंदी के पेपर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के ले लीजिए। एमए आपने जो किया था, एमए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के सारे सवाल आप ले लीजिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो आपका सिलेबस है उससे जो चीजें वहां मैच कर रही, सब नहीं, जो मैच करने वाले चैप्टर्स हैं उनके सवालों को आप आज से ही खुद खोज के निकाल के हल करना और लिखना चालू कर दीजिए। कैसे लिखना है? इसी फॉर्मेट पे, जो फॉर्मेट मैंने आपको लिखने के लिए बताया, जो आइडिया दिया, इसी फॉर्मेट पे आप लेखन शुरू कर दीजिए। बीए एमए के जितने भी सवाल पूछे गए हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, या सेमेस्टर था, सेमेस्टर के अनुसार, ये आप अभी से लिखना शुरू कर दीजिए। जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है, जब तक आपको नहीं लगता है कि मैं फाइट में हूं, आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं करें, कम से कम इतना लेखन आप चालू कर दीजिए। ठीक है, ये आपने कर दिया। अब मान लीजिए जैसे सवाल क्या पूछा जाएगा, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करिए। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करिए। ठीक है, अब मैंने आपको सारी चीजें बता दी, एक बार फिर से बता देता हूं कि कैसे लिखना है, बाकी मैं दिखा भी दूंगा कि चीजें कैसे होती हैं। तो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करिए। ये आपको 125 शब्दों में लिखना है। 125 शब्दों में लिखना है तो इसको कैसे पार्ट करेंगे? पार्ट में से करेंगे कि नई कविता क्या है, पार्ट 1, प्रमुख प्रवृत्तियां पार्ट 2, उदाहरण के साथ प्रस्तुतिकरण पार्ट 3। यानी इस 125 शब्दों के सवाल को मैंने 3 पार्ट में विभाजित कर दिया। एक बार सभी लोग लाइक कर दो यार, कम से कम 50 लाइक तो पहुंचा दो भाई। पर जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट को हमने 50 शब्दों में, सेकंड पार्ट जो है उसको हमने 50 शब्दों में, और थर्ड पार्ट को हमने 25 शब्दों में विभाजित कर दिया। यानी ये हमारा 3 पार्ट में हो गया। अब हम इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? यानी हम अपनी परिभाषा पहले रखेंगे, अपनी जो अपने शब्दों में अपनी स्वयं की परिभाषा जो है उससे हम शुरुआत कर देंगे इस प्रश्न की। स्वयं की परिभाषा के बाद जो है वह जो महत्वपूर्ण कथन है
महत्वपूर्ण कथन जो हैं उनके द्वारा उसको स्पष्ट करेंगे। और फिर क्या करेंगे, जो हमारी मेन बॉडी है यानी जो हमारा सवाल का उत्तर है, उस उत्तर को यहां पर रखेंगे। किस अनुसार रखेंगे, 3 भागों में रखेंगे, 50 शब्द, 50 शब्द और 25 शब्द, ये 3 भागों में रखेंगे। इस उत्तर को हम स्पष्ट करने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग करेंगे, एक तो हम इसमें काव्य की पंक्तियां, क्या करेंगे, काव्य की पंक्ति, और इसके अलावा आलोचनात्मक कथन, और तीसरा क्या है, हेडिंग। इन 3 चीजों के माध्यम से हम ये जो 125 सवाल हैं इनको यहां स्पष्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, इन 3 चीजों के माध्यम से क्या करेंगे, हम इसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। अब यहां 50 50 25 लिखा है, लेकिन इसको हम कम में करेंगे क्योंकि हम क्या कर चुके हैं, पहले ही परिभाषा में कुछ चीजें लिख चुके हैं और सबसे अंत में हम निष्कर्ष में भी बात करेंगे। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे 5-5 शब्द चुरा लेंगे। यहां से 5 शब्द चुराएंगे 45, यहां से 5 शब्द चुराएंगे 45, यानी 10 शब्द हो गया। और जो 10 शब्द है, लगभग 15 शब्द चुरा के 15 शब्दों में हम अपनी परिभाषा रख देंगे और लगभग 10 शब्दों में हम क्या कर देंगे, कथन को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, बाकी जो बचेगा उसको हम यहां पर रखेंगे और निष्कर्ष जो है वो हम कितने में, लगभग 10 शब्दों में अपने हम निष्कर्ष को रख देंगे। तो 10 शब्दों में हमने क्या कर दिया, निष्कर्ष को रख दिया। ठीक है, 10 शब्दों में हमने क्या कर दिया, निष्कर्ष को रख दिया। 35 शब्द में 70 शब्द और 70 के बाद यहां पर लगभग 15 शब्द में हमने हेडिंग वाली बात रख दी। तो कुल मिलाकर हम इस तरीके से इसका शब्दों का विभाजन कर सकते हैं अपने अनुसार, 3 पार्ट वाले विभाजन को, और इसी में हम चाहें तो उसको ग्राफ के माध्यम से भी चीजों को रख सकते हैं। एक चीज विशेष ध्यान रखना है कि शब्द हमको गिनना नहीं है, हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम कॉपी में शब्द गिनेंगे। तो आप इस वाली कॉपी में जितना अधिक प्रैक्टिस किए रहेंगे, प्रैक्टिस करते समय आपको आइडिया लग जाएगा कि एक लाइन में मैं कितना शब्द लिख सकता हूं और एक पेज में मैं कितना शब्द लिख सकता हूं, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो इस तरीके से फिर एक सवाल आया है, ये सवाल हम देख रहे हैं, आत्मकथा के तत्वों के आधार पर हिंदी की प्रथम आत्मकथा का मूल्यांकन करें। अब देखिए जो अन्य गद्य विधाएं हैं उनसे भी सवाल पूछा जाएगा। अब देखिए जो प्रमुख विधाएं हैं उनके तत्व पूछे जाएंगे। आत्मकथा के तत्वों के आधार पर हिंदी की प्रथम आत्मकथा का मूल्यांकन करें। फिर इसके बाद सवाल आया, आलोचना किसे कहते हैं, क्या है, आलोचना किसे कहते हैं, आलोचना किसे कहते हैं, आलोचना के प्रमुख प्रकारों की चर्चा करें 125 शब्दों में। इसी तरीके सवाल पूछा गया है संस्कृत, ध्यान रखिएगा क्या पूछा गया है कि संस्कृत काव्य लक्षणों की प्रमुख मान्यताएं बताइए। संस्कृत काव्य लक्षण की, अब काव्य लक्षण क्या है, तो संस्कृत में जो काव्य लक्षण दिए गए हैं, यानी वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने कहा, तव देशार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली किसने कहा, ठीक है, तब 200 शब्दार्थों सगुणानुकृति पुनः क्वापि किसने कहा, तो वह किसने कहा है उसका अर्थ क्या है, उसको अर्थ के साथ में आपको स्पष्ट करना होगा। यह संस्कृत लक्षण की प्रमुख मान्यताएं आपको बतानी। इसी तरीके से विभाषा एवं बोली में अंतर बताते हुए प्रमुख विभाषाओं की चर्चा करें। इस तरह का एक सवाल मान लीजिए यहां पूछ लिया गया, क्या पूछा गया है कि विभाषा एवं बोली में अंतर बताते हुए विभाषाओं की चर्चा करें 125 शब्द में। फिर क्या पूछा गया है, अगला शब्द, काव्य गुण किसे कहते हैं, प्रमुख काव्य गुणों की चर्चा करें। काव्य गुण किसे कहते हैं, प्रमुख काव्य गुणों की चर्चा करें। यह भी सवाल काव्य शास्त्र से है। इसके बाद जो है सवाल लेते हैं, क्या पूछा गया है कि गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत प्रमुख भाषा संबंधी आयोगों या कार्यालयों के कार्य बताएं। अब देखिए यह सवाल कैसा है, यह सवाल मतलब 1-2 सवाल ऐसे आपके यहां पूछा जाएगा जो, अब देखिए ये क्या है, राजभाषा से संबंधित सवाल है। क्या पूछा गया है कि गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले प्रमुख आयोगों की चर्चा करें। जैसे राजभाषा आयोग हो गया, तकनीकी शब्दावली आयोग हो गया, तो इनका काम क्या है, इस पर भी आपसे एक आध सवाल इस तरह का बन सकता है। फिर एक सवाल और पूछा गया है, अब आपका मेंस मॉडल पेपर खंड बा गया, जहां 10 दीर्घ उत्तरीय सवाल पूछे जाएंगे 200 शब्दों में। यहां पहला सवाल जो 200 शब्दों वाला है, बड़े सवाल किस चैप्टर से पूछे जाएंगे, बड़े सवाल आपके किस चैप्टर से पूछे जाएंगे, इसको देख लेते हैं। तो क्या पूछा गया है कि मध्यकालीन हिंदी भक्तिकाल का स्वरूप मूलतः लोकोमुखी है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो जब भी, अभी छोटी छोटी चीजें और है, मैं आपको बताऊंगा कि समीक्षा अगर करने के लिए आता है तब क्या कहेंगे, आलोचना करने के लिए आता है तब क्या लिखेंगे, समालोचना करने के लिए आता है तब क्या लिखेंगे। यानी हम आपको एक अगले लेक्चर में यह बताएंगे कि हम सवाल
को अगर पूछा जा रहा है तो उसका मतलब क्या होता है। अगर हम सवाल ही नहीं समझ पाएंगे तो हम उत्तर कैसे लिखेंगे। तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि अगर समीक्षा लिख रहा है तो समीक्षा में क्या क्या चीजें हमें लिखनी, ये हमको मालूम होनी चाहिए। समालोचना कह रहा है तो क्या लिखना है, आलोचना कह रहा है तो क्या लिखना है, ये पूरी फॉर्मेटिंग हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। मध्यकालीन हिंदी भक्ति का स्वरूप मूलतः लोकोमुखी है, इस कथन की समीक्षा करिए। फिर इसके बाद सवाल आया है बड़े सवालों में 200 शब्दों वाले सवालों में एक सवाल और आया है। क्या आया है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा से क्या समझते हैं, इनके भेदों पर विचार करते हुए इनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अगर ये पेपर आप चाहते हैं तो ये पेपर आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। ये पेपर अगर आप चाहते हैं तो जैसे ये वीडियो समाप्त होगा, टीचर्स एकेडमी पर भी और टीजीटी पीजीटी एकेडमी जहां पर वीडियो देख रहे हैं, आपके कमेंट बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा। उसी लिंक पे आप क्लिक करेंगे और फिर आप सीधे हमारे टेलीग्राम पे आ जाएंगे। वहां पर ये पेपर मैं शेयर कर दूंगा। इसको प्रिंट करवा के इसका जवाब आप लिख के हमको भेज सकते हैं और हमारी टीम इसको चेक करके आपके पास भेज भी देगी। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा से क्या समझते हैं, उनके भेदों पर विचार करते हुए उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसके बाद जो हमारे बड़े सवाल है उसमें क्या पूछा गया है, जैसे भारतेंदु युग से सवाल पूछा गया है पहले मॉडल पेपर में। इसका जो सॉल्व है वो भी मैं करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। भारतेंदु ने साहित्य को दरबारी काव्य परंपरा से बाहर निकाला और उसे जनमानस की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं, सतर्क उत्तर दीजिए। अब देखिए यहां तक आपको ध्यान रखना है कि भले आपसे वो पूछा कि आप कितने सहमत हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कह दीजिए कि भाई हम सहमत ही नहीं, हम इसका जवाब ही नहीं देंगे। आप सहमत हो या ना हो, आप इसका मतलब है कि पक्ष में कितना है और विपक्ष में कितना है। कभी भी आपको कोई भी सवाल का जवाब एक पक्षीय नहीं देना है, दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए जवाब देना है कि भारतेंदु ने साहित्य को दरबारी काव्य परंपरा से बाहर निकाला और उसे जनमानस की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। इस कथन से आप कहां तक सहमत है, सतर्क उत्तर दीजिए। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, इसमें चौथा सवाल है 200 शब्दों वाले में। सवाल पूछा गया है कि आंचलिकता का अर्थ स्पष्ट करते हुए मैला आंचल की समीक्षा करिए। फिर से यहां एक शब्द आ गया है, समीक्षा वाला शब्द, ध्यान रखिएगा। अब ये आपसे पूछा जाएगा कि भाई समीक्षा कहते किसे हैं, तो आप जब समीक्षा नहीं जानते, समालोचना, समीक्षा, ये इसको तोड़ के फिर इसका जवाब आपको लिखना पड़ेगा। फिर इसी तरीके से एक सवाल आया है, विषयगत दैविक तथा शैलीगत वैशिष्ट की दृष्टि से छायावादी काव्य का मूल्यांकन करिए। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आप सवाल ही समझ लें। अगर आपको सवाल ही समझना नहीं आया कि सवाल में लिखना क्या है, तो समझिए आपका सब कुछ गया। अब मतलब बहुत ही आसान है, जिसका भी प्रीलिम्स निकल जा रहा है। देखिए मेरे अनुसार क्या है कि प्री पास करना कठिन है, मेंस पास करना बेहद आसान है। बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, लिखने की हैबिट अच्छी होनी चाहिए, पूरे सवाल को सही समय पे अटेम्प्ट कर सकें, सही फॉर्मेट से आप लिख दें, आपकी नौकरी पक्की है। देखिए प्री में तो बड़ा संशय रहता है, लेकिन मेंस में एकदम कंफर्म है कि आप चयन ले सकते हैं। जैसे पूछा गया, विषयगत वैविध्य तथा शैलीगत वैशिष्ट की दृष्टि से छायावादी काव्य का मूल्यांकन करिए। अब यहां मूल्यांकन करना, तो मूल्यांकन का हमेशा मतलब क्या होता है कि आप इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में आप चर्चा करें और अंत में अपना निष्कर्ष दे दें कि मेरे अनुसार यह हो सकता है। ठीक है, इसके बाद सवाल एक और पूछा गया है, गुण के अपकर्षक काव्य दोष होते हैं। देखिए काव्य शास्त्र से भी सवाल पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि गुण के अपकर्षक काव्य दोष होते हैं, इस कथन के सापेक्ष प्रमुख काव्य दोषों का उल्लेख करिए। इस प्रकार का सवाल भी काव्य शास्त्र से आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक और आया, काव्य का स्वरूप किसे कहते हैं, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करें। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या पूछा गया है, काव्य का स्वरूप किसे कहते हैं, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करिए। यह भी काफी महत्वपूर्ण है, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा देखिए संस्कृत साहित्य भी एक बड़ा पार्ट है जहां से मेंस में सवाल रहते हैं। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रयोगुणा। श्लोक के आधार पर संस्कृत साहित्य के रचनाकारों की प्रमुख शैलियों का वर्णन करें। ये मतलब बड़ा सवाल है, 200 शब्दों में इसको संस्कृत साहित्य से इस तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहां पर संस्कृत साहित्य से आप ये समझ लीजिए कि 2 से 3 सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए संस्कृत साहित्य भी आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। बाण भट्ट की जीवनी बताते उनकी प्रमुख कृतियों की चर्चा करें। ठीक है।
हाँ, अब देखिए भाषा विज्ञान पे भी एक बड़ा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए भाषा विज्ञान को भी अच्छे से पढ़ना है। जैसे भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण प्रस्तुत करते हुए शतम एवं केंतुम वर्ग के उदाहरणों से स्पष्ट करिए। यानी शतम वर्ग की भाषाएं कौन सी हैं, केंतुम वर्ग की भाषाएं कौन सी हैं, किसको हम किस वर्ग में रखते हैं, इस अनुसार इसको हम यहां पर डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेंस का पेपर रहा। ये तो हमारे यहां जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, जो टॉपर्स हैं, उनका है। अब एक सवाल का जवाब मैं आप सबको दिखा देता हूं कि अगर आपको सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब लिखना कैसे है। और साथियों, मैंने एक वीडियो बनाया है टीचर्स एकेडमी पे आज ही, जिसमें महत्वपूर्ण मेंस की बुक्स को आपको बताया है कि महत्वपूर्ण मेंस की वो बुक्स कौन सी हैं और कौन सी किताबें लेनी है, और सेल्फ स्टडी भी अगर आप करना चाहें तो सेल्फ स्टडी करके आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए, एक सवाल का उदाहरण मैंने यहां पर दिखाया है कि अगर आपको उत्तर लिखना हो तो कैसे आप उत्तर को यहां लिख सकते हैं। देखिए, इसमें 2-3 सवाल पूछे गए हैं। सवाल पूछा गया है कि आदिकाल और उसकी समस्याएं। जैसे सवाल पूछा जा सकता है कि आदिकाल में नामकरण की समस्या बताइए, तो यहां पर आदिकाल की कुल समस्याएं जो है, सभी समस्याओं को एक साथ एक सवाल के रूप में लिखा गया है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप कैसे उसका लेखन कर सकते हैं, उसका आप जवाब कैसे दे सकते हैं कि आदिकाल की प्रमुख समस्याओं से अगर आपसे सवाल बनाया जाता है तो अगर आदिकाल की समस्याओं पर सवाल बनता है तो कैसे इसका जवाब देंगे। हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल, जिले, आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल आदि अनेक संज्ञाओं से विभूषित किया गया है। हिंदी का सबसे अधिक विवादग्रस्त काल है। शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में इतने विरोधों और स्वतोव्याघातों का युग कभी आया होगा। इस काल को एक तरफ से संस्कृत के ऐसे बड़े बड़े कवि उत्पन्न हुए जिनकी रचनाएं अलंकृत काव्य परंपरा की चरम सीमा पर पहुंच गई थी, और दूसरी ओर अपभ्रंश के कवि हुए जो अत्यंत सहज सरल भाषा में अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में अपने मार्मिक भाव को प्रकट करते थे। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ 1, यानी ये इन्होंने पूरी बात का उद्धरण के रूप में रख दिया। आप इस तरीके से अपने सवाल के जवाब को किसी उद्धरण के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान ने भी इस काल की जटिलताओं को स्वीकार करते हुए लिखा है। इस काल की कहानी को स्पष्ट करने का प्रयत्न बहुत दिनों से किया जा रहा है, तथापि उसका चेहरा अब भी स्पष्ट ही रह गया है। ठीक है, फिर इसके बाद नामकरण की समस्या। अब मुझे मेरा मन क्या कह रहा है, अब भाई मैं मन की ही कह रहा हूं, मुझे यह लग रहा है कि यह सवाल आपके यहां पूछा जाएगा। ठीक है, मेरा मन यह कह रहा है कि सवाल पूछा जाएगा। अब प्री वाले जैसे आप आरोप मत लगाइएगा, मेरा मन कह रहा है कि सवाल ये पूछा जा सकता है कि आदिकाल के नामकरण की समस्याएं बताइए। काल विभाजन और नामकरण की अगर समस्या पूछेगा तो क्या बताएंगे। आदिकाल की अनेक समस्याओं में से सर्वप्रथम तो उनके नामकरण की ही है। सबसे पूर्व मिश्र बंधुओं ने इसे आदिकाल नाम से पुकारा, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने में वीर गाथात्मक रचनाओं की प्रधानता बताते उसे वीर गाथा काल नाम दिया। किंतु वास्तविकता यह है कि शुक्ल जी के द्वारा उल्लिखित वीर गाथाओं खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमैंग जसचंद्रिका और परमाल रासो में कुछ तो परवर्ती युग में रचित सिद्ध हो चुकी हैं, जैसे खुमान रासो, परमाल रासो। कुछ अप्रामाणिक हुई जिसमें पृथ्वीराज रासो है, कुछ वीर रस से शून्य प्रेम का भी बीसलदेव रासो है, और कुछ का अस्तित्व ही नहीं है। अतः इसे वीर गाथा काल कहना निरर्थक सा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संभवतः शुक्ल जी की इस धारणा से प्रभावित होकर इन वीर गाथाओं के रचयिता राज्यश्रित चारण थे, इसे चारण काल की संज्ञा दी है। किंतु इस युग के अंतर्गत उन्होंने जिन रचनाओं को स्थान दिया उनमें से अधिकांश 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक में रचित हैं, और जो रचनाएं इस काल की सीमा में आती हैं उनमें किसी का भी रचयिता कोई चारण नहीं है। यह तथ्य स्वयं डॉक्टर वर्मा द्वारा रचनाओं के दिए गए परिचय, रचना काल एवं रचयिता से सिद्ध हो जाता है। आश्चर्य है कि यह असंगत उनके ध्यान में नहीं आई। श्री राहुल सांकृत्यायन ने अपभ्रंश और हिंदी को एक ही भाषा मानते हुए इस काल का नामकरण सिद्ध सामंत युग किया है। सिद्ध वज्रयानी सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं का प्रतीक है और सामंत हिंदी के वीर रसात्मक साहित्य का सूचक है, किंतु उनके मत को स्वीकार करने में भी आपत्तियां हैं। एक तो अपभ्रंश और हिंदी को एक मानना ही अनुचित है, अन्यथा आधुनिक युगीन प्रांतीय भाषाएं गुजराती, बांग्ला, मराठी आदि जो अपभ्रंश से विकसित हुई हैं
आदि जो अपभ्रंश से विकसित हुई हैं हिंदी की ही शाखाएं सिद्ध हो जाएंगी। संभवतः हिंदी प्रेमी जनता इसे स्वीकार कर ले, किंतु अन्य प्रांतीय भाषाओं के समर्थक इसे कभी मानने को तैयार नहीं होंगे। दूसरे, यदि हिंदी और अपभ्रंश को एक कहा जा सकता है तो फिर अपभ्रंश और प्राकृत या प्राकृत और पाली को एक कहने में क्या अड़चन है? फिर तो हिंदी के अंतर्गत पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि का सारा साहित्य लिया जा सकता है। और इस स्थिति में उस युग का नाम सिद्ध सामंत युग ही नहीं, जैन सिद्ध सामंत युग रखना होगा, क्योंकि इस युग में सबसे बड़े कवि जैन हैं। इस समस्या के समाधान में आचार्य हजारी प्रसाद जी ने भी योग देते हुए लिखा है कि वस्तुतः हिंदी का अधिकार शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में अभाव पैदा करता है कि वह काल कोई आदिम मनोभाव परंपरा विमुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सजग सचेत कवियों का काल है। यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहे तो यह नाम बुरा नहीं है। इस नाम की अनुपयुक्तता तो इसी से सिद्ध हो जाती है कि पाठक या श्रोता के मस्तक को सदैव एक लंबा वाक्य चेतावनी के रूप में संवाहित करना पड़ता है, अन्यथा भ्रांति में पड़ जाने का भय है। यह इस काल का दुर्भाग्य है कि हमारे चोटी के इतिहासकारों के 50 वर्षों के दीर्घ प्रयत्न के पश्चात भी इसको कोई निर्भांत नाम नहीं मिल सका है। अब देखिए, यह नामकरण की समस्या पर अगर इस तरह सवाल पूछा जाएगा तो सबका नामकरण किसने किस आधार पर किया, खारिज कैसे हुआ और उसका सार्थक और वास्तविक नामकरण क्या होगा, यह आपने लिखकर इस सवाल को पूर्ण कर दिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। जैसे अपभ्रंश और हिंदी की भिन्नता को लेकर अगर सवाल बनता है, यह भी एक समस्या है आदिकाल में। यह नामकरण की समस्या स्वयं ही हल हो ही नहीं पाई, इसमें कई नवीन समस्याओं को और जन्म दे दिया। एक और इसे राहुल सांकृत्यायन के संबंध में अपभ्रंश और हिंदी की एकता का प्रकाश डालना था, जिसका विवेचन ऊपर किया जा चुका है। ऊपर आचार्य शुक्ल ने भी कुछ ऐसी मौलिक बातें कही हैं। वे भी अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी का नाम देते हुए इसका उद्भव विक्रम की 7वीं शताब्दी से मानते हैं। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मिलता है। अतः हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। यहां प्रश्न उठता है कि जब प्राकृताभास हिंदी का उदय 7वीं शताब्दी से पूर्व ही हो गया था तो फिर आदिकाल का प्रारंभ 1050 विक्रम संवत से मानने में क्या संगति है? इससे पूर्व जो अपभ्रंश कवि हो चुके हैं उन्हें हिंदी साहित्य में स्थान क्यों नहीं दिया गया? इसका समाधान करते हुए शुक्ल जी ने उत्तर दिया है कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि शुक्ल जी को यह विश्वास हो जाता है कि जैन और सिद्ध कवियों की अपभ्रंश रचनाओं में साहित्यिकता है तो हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से ही मान लेते, पर शायद वे ऐसे भी नहीं करते क्योंकि उन्होंने आगे चलकर अपने इतिहास में अपभ्रंश काल और देश भाषा काव्य शीर्षक 2 अध्याय अलग अलग दिए हैं तथा दोनों अध्यायों में ही उन्होंने 9वीं से 15वीं सदी तक की रचनाओं को स्थान दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी इस प्रारंभिक धारणा में कि प्राकृताभास हिंदी है आगे चलकर परिवर्तन आ गया, क्योंकि अगले अध्याय में अपभ्रंश को इसी नाम से पुकारते हैं, प्राकृताभास हिंदी के नाम से। आदिकाल की और एक सबसे बड़ी समस्या थी। आदिकाल की समस्या पर अगर सवाल बनता क्या बनेगा? आदिकाल की रचनाओं का प्रामाणिक रचनाएं आदिकाल में मिलती नहीं है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी की मान्यताओं का खंडन करते हुए सिद्ध किया कि अब यह स्पष्ट है कि जिन ग्रंथों के आधार पर इस काल का नाम वीरगाथा काल रखा गया है उनमें कुछ नोटिस मात्र से बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और कुछ या तो पीछे की रचनाएं हैं या पहले की रचनाओं के विकृत रूप हैं। इन पुस्तकों को गलती से प्राचीन मान लिया गया है। साथ ही उन्होंने डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया के इस मत का भी समर्थन किया है कि वीर गाथाएं किसी युग विशेष की प्रवृत्ति न होकर चारण, भाट आदि कुछ वर्ग के कवियों की जातिगत मनोवृत्ति की सूचक हैं। यदि इनकी रचनाओं के आधार पर कोई निर्णय किया जाए तब वो वीर गाथा काल राजस्थान में आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। ठीक है, अब ये उसी प्रामाणिक रचनाओं को ध्यान में रखते हुए सवाल है। आचार्य हजारी प्रसाद जी ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि आदिकाल में हिंदी भाषी प्रदेश में रचित एक भी ऐसी रचना नहीं मिलती जिसे हिंदी की कहा जा सके। उन्हीं के शब्दों में वस्तुतः 14वीं शताब्दी के पहले की भाषा का रूप हिंदी भाषी प्रदेशों में क्या और कैसा था इसका निर्णय करने योग्य साहित्य आज उपलब्ध नहीं हो रहा है। जो एकाध शिलालेख और ग्रंथ मिल जाते हैं वे बताते हैं कि यद्यपि गद्य और बोलचाल की भाषा में तत्सम शब्दों का प्रचार बढ़ने लगा था पर पद्य में अपभ्रंश का ही प्राधान्य था। प्रश्न है 14वीं शताब्दी से पूर्व हिंदी की कोई
प्रामाणिक रचना उपलब्ध क्यों नहीं है। इन विषयों में द्विवेदी जी का कथन है कि इस युग में मध्य देश के शासक गढ़वाल नरेश थे। वे इस प्रदेश की जनता से भिन्न और विशिष्ट बने रहने की प्रवृत्ति के कारण देसी भाषा और साहित्य को आश्रय नहीं दे सके, और यही कारण है कि जहां तक उनका राज्य था वहां तक देसी भाषा का साहित्य सुरक्षित नहीं रह सका। अंतिम पीढ़ियों में भी ये लोग देसी भाषा साहित्य को प्रोत्साहन देने में लगे थे। द्विवेदी जी का यह मौलिक होते हुए सर्वमान्य नहीं हो पाया। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इनका खंडन करते हुए लिखा, कन्नौज सदा से देसी भाषा को मान देता रहा है। यदि संस्कृत संस्कृति के प्रबल समर्थक गोविंद चंद्र ने भी देसी भाषा को इतना मान दिया तो हम किस आधार पर कह सकते हैं कि उन्होंने एक दो पूर्वजों ने ही देसी भाषा का विरोध किया, और उन्होंने विरोध भी किया हो तो 30-40 वर्षों में किसी भाषा का साहित्य सर्वथा नष्ट नहीं हो जाता। यह भी ध्यान रहे कि कन्नौज पर गढ़वालों का आधिपत्य 1090 ईस्वी में हुआ तथा देसी भाषा को आश्रय देने वाले गोविंद चंद्र 1114 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। अतः द्विवेदी जी का कथित उपेक्षा काल 24 वर्ष का ही सिद्ध होता है। इस अल्पकालीन उपेक्षा के कारण परवर्ती शताब्दियों का भी साहित्य किस प्रकार नष्ट हो गया, यह बात हमारी समझ से बाहर है। यदि थोड़ी देर के लिए यह मान भी लिया जाए कि गढ़वालों की उपेक्षा के कारण हमारे साहित्य को आश्रय नहीं मिला, तो भी उन अज्ञात, अर्चित या आरक्षित रचनाओं के आधार पर इतिहास का ढांचा खड़ा नहीं किया जा सकता। अब हमारे पास इस युग की कोई प्रामाणिक रचना ही नहीं, तो इसका नामकरण कैसे? इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक एक लेख आदिकाल का अस्तित्व कहां है, साहित्य संदेश नवंबर 54 प्रकाशित करवाया था, किंतु उसका उत्तर आज तक किसी विद्वान ने देने का कष्ट नहीं किया। वस्तुतः इस युग में हिंदी की प्रामाणिक रचनाएं न मिलने का कारण मुसलमानों का आक्रमण, देश की अशांति या किसी शासक विशेष की अवज्ञा नहीं है। यदि ऐसा होता तो इस युग में रचित अपभ्रंश की शताधिक रचनाएं उपलब्ध नहीं होती। यह युग साहित्य की दृष्टि से अपभ्रंश का युग है, किंतु हम उसे बलात् हिंदी का आदिकाल या वीरगाथा काल सिद्ध करना चाहते हैं। फलस्वरूप कभी हम अपभ्रंश की रचनाओं को उधार लेते हैं, कभी अस्तित्वहीन या परिवर्तित रचनाओं का आश्रय ग्रहण करते हैं, और कभी साहित्य नष्ट हो जाने की कहानियां कहकर आंसू बहाते हैं। वस्तुतः आदिकाल की विभिन्न समस्याओं के समाधान का एक ही मार्ग है कि हम अपने वैयक्तिक पूर्वाग्रहों दुराग्रहों को त्याग कर सबसे पूर्व इस बात का निर्णय करें कि हिंदी भाषा और उसके साहित्य का उद्भव कब हुआ। तदंतर इस काल की प्रामाणिक हिंदी रचनाओं के आधार पर इसके नाम, काल सीमा, प्रवृत्तियों आदि का निर्धारण करें। अस्तु हम आगे ऐसा ही करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब इस तरीके से हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव कैसे हुआ, इस पर भी हम जवाब आ जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से हमें क्या करना है कि पहले तो पूरे सवाल को समझना है। सवाल को समझने के बाद फिर उसको हम 2-3 भागों में बांटेंगे और फिर उसके बाद उसका जवाब लिखेंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि हम सवाल को पहले समझ पाएं कि सवाल पूछा क्या गया है। अगर आप पूरे इस फॉर्मेट को समझना चाहें कि पेपर कैसे बनता है, पेपर की फॉर्मेटिंग कैसे होती है, तो उस पर आपको लेके चलते हैं। देखिए, जो आयोग के पेपर बनेगा और आयोग की कॉपी जो चेक होगी, कॉपी चेक करने के लिए एक पैनल होगा जिसमें एक ही कॉपी को 5 लोगों के द्वारा अलग अलग मूल्यांकन के लिए भेजा जाएगा। तो इसमें पूरी पारदर्शिता होती है, एक ही कॉपी को 5 लोग चेक कर सकते हैं। तो साथियों समझिए कि अगर वो 5 लोगों के द्वारा कॉपी चेक होगी तो उसकी नंबरिंग कैसे की जाएगी, यानी बहुत ही गहन दृष्टिकोण से उसका चेकिंग किया जाएगा। 5 लोग एक ही कॉपी के चेक करेंगे तो आपको अच्छा लिखना पड़ेगा। अगर आप एक ही नोट्स, एक ही किताब से सभी लोग वही उत्तर लिखेंगे, यानी आदिकाल की प्रवृत्तियां सब लोग ही वही लिख देंगे, तो स्वाभाविक है कि जनरल मार्किंग हो जाएगी। तो जनरल मार्किंग से बचने के लिए हमें कुछ विशिष्ट और कुछ एक्स्ट्रा और कुछ अच्छा लिखना पड़ेगा, और इसके लिए हमें किसी मेंटोर की आवश्यकता पड़ेगी या किसी अच्छी किताब की आवश्यकता पड़ेगी, जो या अपने खुद के बनाए नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको भले ही सारे सवालों के जवाब आते हैं, आप ज्यादा लिख सकते हैं मेंस में, लेकिन आप कम नहीं लिख सकते हैं। किसी बात को अगर आपसे कह दिया जाए कि आप 10 शब्द में यही बात को कहिए, तो आप नहीं कह पाएंगे। आपसे कहा जाए कि यही बात 100 शब्द में कहिए, तो आप आसानी से कह सकते हैं। तो हमेशा मेंस राइटिंग में एक सबसे बड़ी चुनौती होती है कि हम कम शब्दों में हम उस बात को कैसे करें, हम कम शब्दों में उस शब्द को, उस बात को कैसे रखें, यह सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने होती है। तो हम जिस दिन यह सीख जाएंगे, हम मेंस लिखना सीख जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सारे सवालों को समय के अनुसार अटेम्प्ट करना, यानी 1 मिनट में कितने शब्दों को आपको लिखना है, क्या आपकी स्पीड होनी चाहिए, मात्रा के शुद्धियां न हो, उसी स्पीड से हम पूरे पेपर को लिख सकें। इसके लिए हमें एक प्रैक्टिस सेशन की आवश्यकता होगी, और प्रैक्टिस में सब सुधर जाता है तो फिर हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि वर्तनियां हमारी सही होनी चाहिए। क्योंकि अगर हिंदी के पेपर में आपके
वर्तनियों की शुद्धि हुई तो इन्विजिलेटर को या जो हमारा परीक्षक होता है उसको क्या लगेगा, कॉपी चेक करने वाले को, अगर इसको वर्तनी लिखनी नहीं शुद्ध आ रही है तो ये हिंदी का अध्यापक बनने लायक नहीं है, वो फिर नंबर काटना शुरू कर देता है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अब बाकी एक बार बात कर लेते हैं कि मेंस की तैयारी कौन करे, किसको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि लगातार लोगों का सवाल यही है। साथियों देखिए, बहुत ज्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि कट ऑफ कितनी जा सकती है उस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है। साथियों 75 नंबर प्लस जितने भी लोगों का है, वो किसी भी कैटेगरी के हैं, वो अभी हिम्मत ना हारे, तैयारी की शुरुआत कर दें। 80 नंबर अगर किसी का है, 80 नंबर अगर किसी का है तो वो अपने आप को 70% मान ले कि उनको मेंस देने के लिए मिलेगा। और अगर कोई 85 सवाल प्लस किया है तो वो मान ले अपने को कि 100% उसको मेंस देने के लिए मिलेगा। तो यहां पर 75 वाले अपनी तैयारी को शुरू कर दें। अगर बहुत हाई कट ऑफ जाएगी तो 85 जाएगी, और अगर लोएस्ट कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 75 के इर्द गिर्द ही रहेगी, और अगर बहुत हाईएस्ट जाती है तो 85 के इर्द गिर्द रहेगी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, एससी एसटी जो है वो क्वालिफाइंग से 4 या 5 सवाल ऊपर नीचे ही रहेंगे, तो वो लोग भी अगर क्वालिफाइंग से 4-5 सवाल ऊपर नीचे हैं तो वो भी अपनी तैयारी मेंस की शुरू कर दें। ठीक है, तो ये पूरा लगभग हमारा डाटा है। अभी जब तक फाइनल आंसर की नहीं आ जाती है या सबका एक रिपोर्ट नहीं आ जाता कि किसने कितना सवाल सही किया है, तब तक एग्जैक्ट अभी हम नहीं बता सकते हैं कि इतनी ही जाएगी। हम डाटा एकत्रित कर रहे हैं आप लोगों के द्वारा, हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी एक फाइनल आंसर की के आधार पर हम आपको बता सकें कट ऑफ क्या जा सकती है। आप लोग भी कमेंट में हमें अपनी कट ऑफ बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं, जिससे हमें अंदाजा लगाने में और आसानी हो जाएगी। ये मॉडल पेपर 1 अगर आप चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम के थ्रू फ्री में निःशुल्क ये आपको मिल जाएगा। ये 57 पेज का है, ये मॉडल पेपर आपको वहां से हम प्रोवाइड करवा देंगे और आप इसको सॉल्व करके हमें चाहे तो भेज सकते हैं। हम अपने पैनल के द्वारा जो हमारे यहां बैच चलेगा, एक कॉपी को 5 लोग चेक करेंगे। कितने लोग चेक करेंगे? 1 2 3 4 5 लोग चेक करेंगे। 5 लोग अपना फीडबैक देंगे और फिर आप वो फीडबैक आप तक पहुंचाया जाएगा। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको ये फीडबैक मिले, जिससे आप मेंस की बेहतर तैयारी कर पाएं। देखिए, एक टीचर के भरोसे यहां पर मेंस की तैयारी नहीं हो सकती है। हम पढ़ा तो सकते हैं, लेकिन 5 लोग इस कॉपी को चेक करेंगे, 5 लोगों के पास जाएगी, अपनी अपनी मार्किंग करेंगे और फिर उसके बाद अपना फीडबैक देंगे और अंत में आपको बताया जाएगा कि आपने क्या कमी है, क्या अच्छा है, क्या सुधार करना है। तो ये हमारा बैच होगा। अगर आप हमारे मेंस के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आज ही व्हाट्सएप करें। नंबर है 9628 95 92 37। तो साथियों, आज का जो एपिसोड है यहीं तक। इसके अलावा अगर कोई भी आपका कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहयोग करेंगे, पूरी सहायता करेंगे। कट ऑफ के विषय में जो भी रॉ चीजें हमारे पास थी, जो मेरा अनुमान था, वो मैंने आपको बता दिया है। लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। सवालों को कैसे सॉल्व करें, शब्दावलियों पर क्या क्या चीजें लिखें, क्या करें, इस पर कल चर्चा करेंगे। तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।